स्टूडेंट्स, तो देखो अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 1। आज हम बढ़ने जा रहे हैं आगे और स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। देखो अगर मैं थोड़ा समराइज करूं चीजों को, तो हमने केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 में बेसिकली ये सीखा है कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, हाँ कैसे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है और कैसे कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। हमने देखा कि कोवेलेंट कंपाउंड बेसिकली दो कैटेगरीज के अंदर पाए जाते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। पोलर नॉन पोलर आप कैसे डिसाइड करते हो? वो डिसाइड करते हो डाइपोल मोमेंट के हिसाब से। जिन मॉलिक्यूल्स के लिए म्यू जीरो होता है वो होते हैं आपके नॉन पोलर, और जिनके लिए म्यू नॉन जीरो होता है वो होते हैं आपके पोलर कंपाउंड्स। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जितनी भी बातें की, आप सोचो ऑलमोस्ट 18 लेक्चर्स तक हमने सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात की है। तो देखो आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करना तो बनता ही बनता है, इसलिए केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। हम ये बात नहीं करेंगे क्योंकि हम ये बात पहले ही कर चुके हैं, है ना। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग ये बात करेंगे कि जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है उस बॉन्ड फॉर्मेशन में और क्या क्या डिटेल्स होती हैं, क्या क्या उन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है, दैट इज कॉल्ड फजान्स रूल। कौन सा रूल? फजान्स रूल। फजान्स रूल से आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो वो सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ना सिर्फ यहाँ आप एस ब्लॉक में जाओगे, आप पी ब्लॉक में जाओगे, आप डी ब्लॉक में जाओगे, हम इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो जो रूल्स आप यहाँ पढ़ने वाले हो वो सारे रूल्स आपके वहां पर भी काम में आने वाले हैं। इसलिए भी फजान्स रूल को पढ़ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप स्टार्ट करते हैं विद आवर सेकेंड पार्ट। सबसे पहले शुभारंभ करते हैं नाम के साथ, दिस लेक्चर इज फॉर केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2। देखो मैंने दो पार्ट्स में इसीलिए डिवाइड किया है ताकि आप भी बाइफरगेट करके आसानी से पढ़ जाए। एक लेक्चर, एक चैप्टर के अगर आपके पास 30 लेक्चर्स हैं तो आपको लगा बहुत लेंथी चैप्टर है, इसलिए दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले आप कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ें, उसके क्वेश्चन सॉल्व करें, उसकी डीबीबी सॉल्व करें, उसके बाद आप मूव करें केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 पर, फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करें और इसके बारे में पढ़ते हैं ना। एक साथ होने से थोड़ा सा आप समझ सकते हो लोड बढ़ जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे किस टॉपिक को, दैट इज आयनिक बॉन्ड। तो अब गांव का बच्चा जानता है कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। तो यहां पर दो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, एक होता है कैटायन और दूसरा क्या होता है, एनायन होता है। इस कैटायन आयन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। दूसरा मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स जनरली फॉर्म अ लैटिस। ठीक, तो उस लैटिस के अंदर क्या होता है, एक आयन को, जैसे एक कैटायन है आपका A+, इसको चारों तरफ से कौन सराउंड कर लेते हैं, एनायन सराउंड कर लेते हैं लाइक दिस। इसके चारों तरफ B- आयंस इस तरह से प्रेजेंट होंगे और इसको चारों तरफ से घिर के बैठे होंगे। जितने B- आयन इसको चारों तरफ से सराउंड करते हैं उसको हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये चीज डिटेल में आप पढ़ेंगे चैप्टर सॉलिड स्टेट के अंदर, अभी तो मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूं। ठीक है, चलिए ये होता है लैटिस। जैसे आप एक लैटिस आपके सामने है, मैं एक और लैटिस बनाता हूं क्योंकि छोटी छोटी चीजें भी आपके काम में आती रहेंगी। मान लो एक और लैटिस का अरेंजमेंट बनाऊं मैं, जिसमें यह है A+, ठीक, उसके चारों तरफ है B-। ये भी B-, ये भी B-, ये B-, ये B-, ये B-, और ये भी क्या है आपका B- है। बोलो समझ में आ रहा है? अब अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं, आप मुझे बताओ यहां पर और यहां पर ये दोनों जगह लैटिस बन रहा है। हम एक टर्म बोलते हैं पैकिंग। क्या बोलते हैं, पैकिंग। पैकिंग दो तरह की हो सकती है, पैकिंग या तो क्लोज हो सकती है या फिर लूज हो सकती है। अगर लूज पैकिंग होगी तो वैकेंट स्पेस बिटवीन द आयंस वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर पैकिंग क्लोज है तो जो वैकेंट स्पेस है वो क्या होगा, कम। अब आप देखो अगर वैकेंट स्पेस कम है तो आयंस के बीच में क्या होगा, मोर अट्रैक्शन होगा बिटवीन आयंस, और मोर अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सेपरेशन। इन आयंस को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए वो भी क्या चाहिए होगी, ज्यादा। और वो जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। एक
आयनिक लैटिस को अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक करने के लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। आपको पैकिंग से साफ साफ दिख रहा है, यहां पर लूज पैकिंग है तो यहां पर लैटिस एनर्जी कम होगी, और यहां पर क्या है, पैकिंग बहुत हाई है तो यहां पर क्लोज पैकिंग है तो लैटिस एनर्जी क्या होगी आपकी, हाई होगी। इस तरह से दो तरह की पैकिंग होती है, क्लोज पैकिंग होती है और एक आपकी कौन सी पैकिंग होती है, लूज पैकिंग होती है। ठीक है, लैटिस एनर्जी कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपको दिख रहा है, एक तो पैकिंग पर डिपेंड करेगी। अब पैकिंग में आप देखो आयंस का साइज जितना बड़ा होगा, जैसे मैं एक और केस बनाऊं, चलो पहले लैटिस एनर्जी का थोड़ा सा आइडिया तो ले लेते हैं, हम डिस्कस तो कर ही रहे हैं। ठीक, लैटिस एनर्जी दो तीन चीजों पर डिपेंड करती है, या आप सिंपल बोलो तो बेसिकली डिपेंड्स ऑन चार्ज अपॉन साइज। चार्ज जितना ज्यादा और साइज जितना कम, लैटिस एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। देखो चार्ज से तो आपको दिख ही रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक है आपके पास मान लो AB, A+ B-, एक आयनिक कंपाउंड है आपके पास AB2, तो A2+ है और B- है। ठीक, तो +1 चार्ज -1 चार्ज, +2 चार्ज और -1 चार्ज, क्योंकि यहां चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, आयंस के बीच में ट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा, और ऑब्वियसली अगर आयंस के बीच में ट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो उनको सेपरेट करने के लिए आपको एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। सही बात है, लेकिन अगर मैं बात करूं साइज के हिसाब से तो आप देखें ये मेरे पास एक कैटायन है A+, ठीक है, और ऐसा कर लो, पहले एनायंस बना लेता हूं, तो मेरे पास इस साइज के एनायंस है, ठीक, तो यहां पर एक कैटायन आ रहा है A+, अब यही कैटायन, ये सब B- है, अब यही कैटायन दूसरे एनायंस के बीच में आ रहा है, एनायंस है C- जो साइज में रिलेटिवली बड़े हैं, ये C-, तो इस तरह से अब ये लैटिस बनाएंगे, तो बताओ लैटिस के बीच में गैप क्या है, ज्यादा। अब अगर यही कैटायन इनके बीच में आए तो देखो इन सबको टच नहीं करेगा, अगर इन सबको टच नहीं करेगा तो देखो पैकिंग कैसी है आपकी, लूज। क्यों, क्योंकि आयंस का साइज क्या है, बड़ा, और यहां पैकिंग क्या है, क्लोज, क्योंकि यहां पर आयंस का साइज क्या है, छोटा। तो यहां से हम एक बहुत ही सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि स्मॉल साइज्ड आयंस फॉर्म मोर क्लोज्ड पैक्ड structure and therefore lattice energy will be high। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आयन साइज में जितने छोटे होंगे पैकिंग क्या होगी उतनी ज्यादा, और पैकिंग जितनी ज्यादा होगी लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। एक छोटा सा टर्म होता है लैटिस एनर्जी, जो आपको देखना आना चाहिए अलग अलग आयंस के लिए, देख सकते हैं, बाकी फिर हम लोग जो कंपेयर करेंगे तब इनके बारे में और बात करेंगे। चलिए, एक बात तो हुई कि लैटिस एनर्जी क्या होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे और बात करते हैं टाइप ऑफ कैटायंस की। किसकी बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ कैटायंस, कि आपके पास कौन कौन से कैटायंस हो सकते हैं। तो मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, नहीं भाई, हमारे पास पीरियड टेबल में बेसिकली 4 ब्लॉक्स हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। तो हम F ब्लॉक की तो बात ही नहीं कर रहे हैं अभी, हम मेनली बात करेंगे S, P और D ब्लॉक के कैटायंस की। तो सबसे पहले हम देखते हैं S ब्लॉक कैटायंस को। अगर आप S ब्लॉक कैटायंस को देखें तो S ब्लॉक कैटायंस में आपकी काउंटिंग 2 ही मेटल तक चलेगी, एक आपके पास होंगे एल्कली मेटल्स और दूसरे कौन से होंगे आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सही है, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स क्या हो गए, जैसे आपके पास हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रेंशियम तो आपका रेडियोएक्टिव है तो हम उसे काउंट ही नहीं करेंगे। वहीं पर अगर आप एल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे आ जाओ तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, आप सभी जानते हैं एल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट होता है NS1 और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट होता है NS2। तो इस ग्रुप के जो मेटल्स होते हैं उनके वैलेंशियल में एक इलेक्ट्रॉन है, उस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके +1 चार्ज अपने ऊपर कैरी कर सकते हैं। तो ये सबके सब आपके मोनोवेलेंट कैटायंस होते हैं। बात नंबर 1, डाउन द ग्रुप जाने पर इनका साइज क्या होता है, बढ़ता है जब आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे होते हो।
ठीक, सेम चीज यहां पर है, लेकिन ये सारे कैटायन कैसे होते हैं, डाइवैलेंट होते हैं। ठीक है, तीसरी काम की और इंपॉर्टेंट चीज, इन सभी के अंदर अगर आप लिथियम और Be2+ को छोड़ दो, देखो लिथियम एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका कॉन्फिगरेशन बचेगा 1s2, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका कॉन्फिगरेशन बचेगा 1s2, जबकि इन बाकी सबके जो कॉन्फ़िगरेशंस बचेंगे वो बचेंगे NS2NP6। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गया 3s गायब, देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा 2s2 2p6। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये बात है कि इन मेटल्स के, इन कैटायंस का अगर आप आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो उनके वैलेंस शेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। और जब भी किसी कैटायन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उस कॉन्फ़िगरेशन को हम नाम देते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। समझ रहे आप इस बात को? तो इस तरह से आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम इनर्ट गैस पढ़ेंगे, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। तो जो आपको पता होना चाहिए कि स्यूडो इनर्ट गैस और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। चलिए इस पार्ट को आप कॉपी करें। ध्यान दें, लिथियम बेरिलियम में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए तो आप कॉपी करें, फिर हम मूव करते हैं अगले टाइप ऑफ कैटायंस पर, दैट इज योर पी ब्लॉक कैटायंस। फिर देखो, अगर हम बात करें अबाउट पी ब्लॉक कैटायंस, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कौन कौन होता है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। नोबल गैसेस की बात नहीं करें, उनके कैटायंस तो वैसे फॉर्म नहीं होंगे। चलिए, बोरोन फैमिली में कौन कौन होता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। यहाँ पे सिलिकन, जर्मेनियम, एंटीमनी और लेड। यहाँ पे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी है, ये तो 10 था, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये आपका एटिस्टाइन। ठीक है, अब आप देखें जनरल कॉन्फ़िगरेशन में आपको पहले ही बहुत बार याद करवा चुका हूं। इस ग्रुप का होता है NS2NP1, दिस विल बी NS2NP2, this will be NS2NP3, NS2NP4 और ये हो गया NS2NP5। सही ना? अब आप मुझे बताओ, ये जो बोरोन फैमिली है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3। तो इनकी कॉमन स्टेट क्या होगी, +3 होगी। तो ये +3 शो कर सकता है। ऑल्दो बोरोन का +3 एक्वस सॉल्यूशन के अंदर स्टेबल नहीं होता है, लेकिन अभी हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से बात कर रहे हैं। पता, एल्यूमिनियम भी +3, गैलियम +3, इंडियम +3, थेलियम भी कौन सी शो कर सकता है, +3। लेकिन याद करो, हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर भी पढ़ा था। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। हो सकता है भूल गए हो, मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देता हूं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। आप ये देखें, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP126। ठीक है, जब आप 5th to 6th पीरियड मूव करते हो, तो 5th to 6th मूव करने से पहले क्या हुआ है, थैलियम से पहले 14 आपके लेंथेनॉइड्स एलिमेंट्स आ गए हैं। क्या आ गए हैं, लेंथेनॉइड्स आ गए हैं। इन लेंथेनॉइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, N-2 F सबशेल में। तो इनके भरने से पहले F सबशेल भर चुका है। बताओ F सबशेल की स्क्रीनिंग कैसी होती है, पुअर होती है ना। और इनकी पुअर स्क्रीनिंग की वजह से Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से NS electrons cannot participate in bonding। तो अब तक आप जो देखो, अभी आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोले 3, उसमें 2 NS के थे और 1 NP का था। यहां बोले 4, 2 NS के 2 NP के, यहां 5, 2 NS के और NP के। लेकिन जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते जाते हो, 5th से 6th पीरियड में लास्ट 2 एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है, लेंथेनॉइड्स आते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन F सबशेल में एंटर करता है और उसकी पुअर स्क्रीनिंग की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। उस बढ़े हुए न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्या होगा, NS और NP में से NS न्यूक्लियस के ज्यादा पास है।
तो अब न्यूक्लियस NS वाले इलेक्ट्रॉन्स को बहुत पास में खींच लेगा, मतलब बहुत पास में तो नहीं आएगा, लेकिन उसके ऊपर क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा लेगा। अब ये NS इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, NP इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। तो होता क्या है, यहां से यहां जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 2 यूनिट से डिक्रीज हो जाता है, यानी थैलियम के लिए +1 स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू +3। जैसे आप इंडियम देखें, ये +3 और +5 दोनों शो कर सकता है, शो तो ये भी +5 और +3 दोनों कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स ये कौन सी शो करेगा, +1। सेम इसी तरह कार्बन +4, सिलिकॉन +4, तो कार्बन का +4 ऐसे डायरेक्ट कैटायन नहीं बनता है, लेकिन सिलिकॉन +4, जर्मेनियम +4, लेड टिन +4, लेड कौन सी स्टेट शो करेगा, +2। तो ये +2 +4 दोनों शो करता है, ये भी +2 +4 दोनों शो करता है, लेकिन टिन की +4 ज्यादा स्टेबल होगी और लेड की +2 स्टेट क्या होगी, रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होगी। तो हर ग्रुप में आप ऐसे देख सकते हैं, फास्फोरस +5, आर्सेनिक +5, एंटीमनी +5, बेरियम +5 और +3, इसकी +3 ज्यादा स्टेबल होगी और इसकी +5 ज्यादा स्टेबल होगी। ऐसे ही सल्फर +6 +6 +6 +4, ये +4 भी शो कर सकता है, ये +6 +4, तो पीओ की +4 स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। लेकिन अगर आप ऐसे ही खेलते चलेंगे तो हम एक गलती कर सकते हैं, ये जो आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 15 तक काम करता है, क्योंकि ये तो आपके आ चुके हैं रेडियो एक्टिव, तो यहां इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करेगा ही नहीं। तो ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 15 तक ही क्या होता है, आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है, 16 17 में आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट काम नहीं करेगा। तो ये कुछ आपके पी ब्लॉक कैटायंस होते हैं और ये इनकी स्टेबल स्टेट होती है। याद बात कुछ नहीं रखना है, बस देखते जाओ, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जब जरूरत पड़ेगी तो हम इनको अपने आप यूज कर लिया करेंगे। चलिए जी, पी ब्लॉक कैटायन के बाद नंबर किनका आता है, डी ब्लॉक कैटायंस का। तो मिलवाता हूं आपको डी ब्लॉक कैटायंस से भी और देखते हैं क्या चीजें हैं जो आपको डी ब्लॉक कैटायंस के बारे में याद रखनी चाहिए। तो आप हेडिंग डालें नेक्स्ट, डी ब्लॉक कैटायंस। देखें डी ब्लॉक कैटायंस में क्या होता है, मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं, 3 सीरीज होती है। पहली होती है 3D सीरीज, जो एक्चुअली 4th पीरियड से शुरू होती है। तो 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं आपके पास, स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम होता है, वेनेडियम होता है, क्रोमियम होता है, मैंगनीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो ये आपके यहां पर एलिमेंट्स होते हैं 3D सीरीज के अंदर होते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की आप बात करो तो ये बनता है 3D14s2, ये बनता है 3D24s2, ये बनता है 3D34s2, हाँ क्रोमियम बनता है 3D54s1, 3D44s2 तो होता ही नहीं है। मैंगनीज यहां पर बनता है 3D54s2, ये बनेगा 3D64s2, ये बनेगा 3D74s2, ये बनेगा 3D84s2, ये बनेगा 3D104s1 और ये बनेगा 3D104s2 बनता है। तो हम मेनली 3D सीरीज के कैटायंस की बात करते हैं। 4D सीरीज 5D सीरीज में भी होते हैं, लेकिन उनको भी अभी देख लेंगे। ये सबसे ज्यादा कॉमन है और आपके यूज में आने वाला है। देखिए स्कैंडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3। तो इसकी जो स्टेबल कॉमन स्टेट होती है, स्टेबल की बात नहीं करते हैं हम, कॉमन ऑक्सीजन स्टेट की बात कर रहे हैं, वो होती है +3। वहीं पर टाइटेनियम के लिए कॉमन स्टेट कौन सी होती है, +2। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन S से निकाल देगा, +3 और +4 भी इसकी पॉसिबल स्टेट्स हो सकती है, ठीक। इस तरह आप वेनेडियम के लिए स्टेबल स्टेट्स की बात करो तो +2, +3, +4 और +5, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्रोमियम के लिए आप बात करो तो +2, +3, +4, +5 और +6। इनमें इसकी जो सबसे कॉमन स्टेट होती है वो +6 होती है। कौन सी होती है, +6। इस तरह आप Mn के अंदर आओ, Mn में तो शुरू हो जाओ +2, +3, +4, +5, +6 और ये +7 तक भी आता है। जब क्रोमियम की +3, +6 दोनों ही कॉमन स्टेट्स हैं। ऐसे ही Mn की +2 और +7 सबसे ज्यादा कॉमन स्टेट्स जो आपको इसके मैक्सिमम कंपाउंड्स के अंदर मिलती है। वेनेडियम की भी आपकी +3 और +5 कॉमन स्टेट्स हैं। इसी तरह टाइटेनियम के लिए आपको +4 स्टेट कॉमन स्टेट मिलती है, ठीक है। तो मेनली आपको कॉमन स्टेट्स के ऊपर ध्यान देना है, रटना नहीं है, ये पॉसिबल स्टेट्स है।
पढ़ते पढ़ते आप सीख जाओगे किसकी कौन सी स्टेट कॉमन होती है और कौन सी नहीं होती। ये सब याद रखने के लिए नहीं होता है, आप पढ़ते चलोगे, मैक्सिमम कंपाउंड्स देखते चलोगे और आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इनकी कॉमन स्टेट्स कौन सी होती हैं। फर्दर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी इन कंसेप्ट को काम में लेते हैं, तो वहां की वहां बात करेंगे। Fe की कॉमन स्टेट जो होती है वो होती है +2, +3 और +4। +3 और +4 सॉरी +2 और +3 इसकी कॉमन स्टेट्स हैं, +4 रेयरली देखने को मिलता है। कोबाल्ट, Fe, निकल तीनों की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम सी ही होती हैं, इनकी भी कॉमन स्टेट +2, +3, +4 ही है। कॉपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपर की दो ही स्टेट्स पॉसिबल है, एक +1 और एक +2। जो जिंक है इसकी सिर्फ एक ही स्टेट होती है +2। ध्यान दें, कॉपर की +1 स्टेट एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल नहीं होती है, ठीक। एक्वस सॉल्यूशन में ये डिस्प्रपोर्शनेट होता है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है वो हम आगे सीखेंगे, क्योंकि आई होप क्या मुझे बताइए, मैंने आपको अभी तक रेडॉक्स रिएक्शंस नहीं पढ़ाया है ना, वो अपन फिजिकल में पढ़ते हैं, तो वो पढ़ने के बाद हम लोग आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो अभी हम छोड़ देते हैं, बस ध्यान रखना कॉपर की +1 स्टेट रिलेटिवली लेस स्टेबल होती है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो ये आपके डी ब्लॉक कैटायंस हैं और ये इनकी जनरल स्टेट्स हैं। याद रखने का तरीका बड़ा आसान है, +3 से शुरू करो, फिर काउंटिंग करो, 1 काउंट नहीं करना, 2 3 4, अगला 2 3 4 5, अगला 2 3 4 5 6, अगला 2 3 4 5 7, है ना। Fe के लिए आप जानते हो +2 +3 आपने बहुत बार देखी है, +4, तो +4 एक एक्स्ट्रा आ गई, रिपीट कर दो। कॉपर की दो स्टेट होती है +1 एंड +2, और जिंक की एक ही स्टेट होती है, एक ही स्टेट होती है, वो कौन सी होती है, +2 होती है। तो ये डी ब्लॉक कैटायंस है। इसी तरह अब आप कॉपर वाले ग्रुप में अगर आ जाओ देखो कॉपर की नीचे वाली सीरीज में कौन लाई करता है, सिल्वर, और उससे नीचे कौन लाई करता है, गोल्ड। इसी तरह यहां पर होता है जिंक, ये होता है कैडमियम, और ये होता है मरकरी। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैं आपको इनके बारे में भी दूं, क्योंकि अभी आपने डी ब्लॉक्स पी ब्लॉक्स नहीं पढ़े, वहां पर आप इन चीजों को और डिटेल में पढ़ने वाले हो, तो वहां से आप उनको यूज कर पाओगे, ठीक। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो आपके यहाँ पर काम में आती रहेगी। तो देखिए कॉपर +1 स्टेट में, +1 और +2 दोनों स्टेट होती है, सिल्वर की स्टेट +1 ही होती है, और गोल्ड की स्टेट आपके पास +1 और +3 और +4 तीनों ही हो सकती है, ठीक है। इसी तरह जिंक में आप आ जाओ तो +2 स्टेट, कैडमियम +2, Hg +1 और +2 दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो Hg के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दें, Hg अगर +2 स्टेट में है तो वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन Hg +1 कुछ नहीं होता है, नॉट डिफाइंड, ऐसा बोल दो, ये मिलता ही नहीं है। एक्चुअली Hg +1 इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ और डाइमर, ये सिर्फ और सिर्फ एक डाइमर की फॉर्म में मिलता है, मतलब ये Hg+ और ये Hg+, इस तरह से दो Hg+ आपस में एक कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। कौन से बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से, और एक्चुअली हम Hg+ को ऐसे लिखते हैं Hg2+। तो देखो दो Hg पर 2+ चार्ज, तो एक Hg पर चार्ज कितना होगा, +1, तो इसको हम बोलते हैं मर्क्यूरस आयन। कौन सा बोलते हैं, मर्क्यूरस आयन। और ये जो है आपका Hg+2, इसको हम बोलते हैं मर्क्यूरिक। अगेन आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, ये आपके यूज आते जाएंगे, आपको याद होते जाएंगे। देखो मैं एक ऐसा टीचर होऊंगा इनऑर्गेनिक पढ़ाने के लिए जब से बोलेगा कि ये भी याद नहीं रखना, ये भी याद नहीं रखना, वो भी याद नहीं रखना, हाँ बहुत कम चीजें मैं आपको याद रखने को कहता हूँ, क्योंकि एक्चुअल फंडा ही यही है। देखिए इनऑर्गेनिक जैसी चीजों में ऑब्वियसली मैं इस चीज से मना नहीं करता कि आपको बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, बहुत कुछ लॉजिकल होता है, लेकिन बहुत कुछ याद भी रखना होता है। जो याद रखने वाले पार्ट है ना, वो क्या होते हैं, रिपीटेटिव होते हैं। जैसे ये आप जो पूरा कोर्स पढ़ोगे, पता नहीं कितनी बार आप इस चीज को यूज कर चुके होंगे कि आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। तो जब वो याद होना ही है तो मैं आज इस पर एफर्ट ही क्यों मारूं, है ना। सिंपल सी बात है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको याद नहीं रखने। चलिए 3 टाइप के आपके कैटायंस हो गए। अब मैंने कैटायंस क्यों पढ़ा है, इनका क्या रोल है, वो हम लोग सीखेंगे फजांस रूल के अंदर। तो आप इसे कॉपी करें, फिर हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। तो अब देखो जो भी कुछ आपने यहाँ पे पढ़ा उसको आप यूज करने वाले हो। यहां पर हेडिंग डालें, वेरी इंपॉर्टेंट, कोवेलेंट कैरेक्टर्स इन एन आयोनिक बॉन्ड। एक आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर्स
बड़ा अजीब सा नाम लग रहा है आपको, लेकिन आप अभी देखोगे कि हाँ एक्चुअली ऐसा होता है, और वो बहुत ही मतलब ये आप मान लो नेचुरल सी चीज़ है ना, उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा, आपको खुद देखा कि इवेंचुअली ऐसा होना ही है, ठीक। इसी को हम बोलते हैं बाय द नेम फजान्स रूल। जो साइंटिस्ट ने ये चीज़ें बताई थी उन्हीं को डिवोट किया गया इसे, और इसको हम फजान्स रूल के नाम से भी जानते हैं। देखें, आपको याद होगा हमने पीरियडिक टेबल में पढ़ा था एक कोवेलेंट बॉन्ड में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, वहां पे हमने एक स्टेटमेंट लिखा था, उसको मैं यहाँ लिखने वाला हूँ दोबारा। फिर हमने जब डाइपोल मोमेंट पढ़ा, वहां पर भी हमने डाइपोल मोमेंट के एप्लीकेशन में पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। तो होता क्या है, दुनिया का कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर्स आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वहां पर क्या होता है, जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन्स की पार्शियल शिफ्टिंग की वजह से वहां पर क्या आ सकते हैं आयनिक कैरेक्टर। ऑल्दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिटी सेम होती है, लेकिन वहां पर भी असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या हो सकते हैं, आयनिक कैरेक्टर आ सकते हैं। तो यहां पर सिंपल सा स्टेटमेंट लिखते हैं कि नो बॉन्ड इज 100% कोवेलेंट and there are some ionic characters in a covalent bond which may be calculated as, देखिए अगर आप थियोरेटिकली कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने पीरियडिक टेबल में सीखा था कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किसके इक्वल होते हैं, 16 इंटू डेल्टा EN, यानी जो दो एलिमेंट बॉन्डेड है उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस प्लस 3.5 इंटू डेल्टा EN का होल स्क्वायर, ठीक। अगर आप एक्सपेरिमेंटली इसी चीज को कैलकुलेट करना चाहते हो एक्सपेरिमेंटली, उसके लिए फिर हम यूज करता है डाइपोल मोमेंट को। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो होता है म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू थियोरेटिकल इनटू 100। तो इस तरह से आप एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या कर सकते हो, आयनिक कैरेक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हो। हम लोगों ने सीखा भी और इनको यूज भी किया है। अब बात आती है उल्टा कि जैसे कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर्स है, क्या वैसे ही एक आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर्स हो सकते हैं? भाई बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? देखें कैसे हो सकते हैं। पहले तो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा जो मेरा फेवरेट काम है, तो आप भी लिखें मेरे साथ। सिमिलरली इन एन आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट कैरेक्टर्स may be introduced by the phenomena of, या may be की जगह may get introduced करो, phenomena of polarization। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना। तो यहां पर हम एक नई चीज सीखने जा रहे हैं, नई चीज दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की वजह से क्या हो सकता है, यहां पर एक आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। बहुत ध्यान से देखें, इसका आप बेसिक समझें तो फिर इसके सारे एप्लीकेशन को आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। देखें, जब आपके पास एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है तो उस आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है, एक तो होता है कैटायन। तो ये तो है भाई साहब आपका कैटायन, ठीक है। और इस कैटायन के साथ क्या प्रेजेंट होगा, एक एनायन भी प्रेजेंट होगा। तो ये मान लो इस एनायन का न्यूक्लियस है, और इस एनायन में क्या होता है, बेसिकली एनायन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो ये एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और इस तरह से कैटायन और एनायन के, भाई एनायन के इलेक्ट्रॉन्स है ना, कैटायन का तो पॉजिटिव चार्ज है और एनायन का नेगेटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज ने इस नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अब क्या होगा, ये है कैटायन। भाई ये कैटायन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। ये एनायन है, क्योंकि एनायन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है
तो the nucleus of anion cannot hold the electron cloud effectively due to high electron density। भाई इस एनायन के ऊपर क्या है, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ चुका है, तो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके ऊपर इसका क्या होगा, लेस अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है, लेस अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बोलो होगा या नहीं होगा, होगा। तो मतलब बेसिकली इसके इलेक्ट्रॉन्स के अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का कम है, न्यूक्लियस ने इसको बहुत टाइटली होल्ड नहीं किया हुआ है। दूसरा, अगर आप कैटायन के रिस्पेक्ट में बात करें, ड्यू टू हाई पॉजिटिव चार्ज ऑन अ कैटायन it attracts the electron cloud of anion towards it। बोलो ऐसा होगा। अब क्या होगा, जब ये कैटायन इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन की तरफ शिफ्ट होना शुरू होगा। तो ये जो आइडियल पिक्चर थी, ये हम बोल सकते हैं थ्योरेटिकली ऐसा होगा। ये थ्योरेटिकल पिक्चर है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा होगा। तो अगर हम एक्चुअल पिक्चर की बात करें तो एक्चुअल पिक्चर इससे थोड़ी सी क्या हो चुकी होगी, अलग। ये जो आपका कैटायन है, इस कैटायन ने इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल किया होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन की तरफ शिफ्ट हो चुका होगा और इस तरह से क्या हो चुका होगा, डिस्पर्स हो चुका होगा बिटवीन कैटायन एंड एनायन। ये वही एनायन का न्यूक्लियस है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो देखो इस तरह से कैटायन की तरफ शिफ्ट हो चुका है और एनायन के अंदर इसका क्या है, थोड़ा कम पार्ट रह गया है। ठीक, तो हुआ क्या, इस तरह से कैटायन ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया। मतलब ये तो ये हुआ कि कैटायन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुलाकर इस तरफ रख लिया है। तो इस न्यूक्लियस, कैटायन के न्यूक्लियस और एनायन के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई है, पार्शियल शेयरिंग हो गई है। सही है। अब बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, हाँ कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना। तो हुआ क्या, ये जो आयनिक बॉन्ड था इसमें इलेक्ट्रॉन्स को कैटायंस की तरफ पुल करने की वजह से थोड़े बहुत क्या आ जाएंगे, शेयरिंग के गुण आ जाएंगे, शेयरिंग के कैरेक्टर्स आ जाएंगे और उससे इस आयनिक बॉन्ड में कौन से कैरेक्टर जनरेट होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर्स जनरेट होंगे। बोला आपको ये बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि जैसे एक कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर होते हैं, सेम वैसे ही एक आयनिक बॉन्ड के अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर्स जनरेट हो जाते हैं। और ये कैसे हुआ, कैटायन ने एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल किया, उसकी वजह से एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या क्रिएट हो गया, डिस्टॉर्शन क्रिएट हो गया। क्या हो गया, डिस्टॉर्शन क्रिएट हो गया। और इस डिस्टॉर्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, इसको हम पोलराइजेशन बोलते हैं। तो पोलराइजेशन कुछ भी नहीं है, पोलराइज करना, एक कैटायन का दूसरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचना, किसी भी एक चीज का दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचना, है ना। जैसे आप रास्ते चलते जाते हो, कोई सुंदर सी लड़की दिख गई तो आप भी हो जाता ना, पोलराइज हो गए। मान लो शाहरुख खान आ गया, शाहरुख खान जहां खड़ा हो गया बहुत सारी भीड़ आगे खड़ी हो जाएगी, तो शाहरुख खान ने भीड़ को क्या कर दिया, अपनी तरफ पोलराइज कर दिया। दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। सेम वही चीज यहां पर हुई है। सो ड्यू टू हाई पॉजिटिव चार्ज ऑन a cation, it attracts the electron cloud of anion towards it। जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, there will be distortion in the electron cloud of anion। Due to this distortion, the electron cloud of anion now will be under the influence of both the nucleus and will be partially shared।
बोल होगा। ये जो पार्शियल शेयरिंग का फिनोमिना है, सो दिस फिनोमिना ऑफ पार्शियल शेयरिंग of electrons between cation and anion is called polarization। ठीक, तो एक कैटायन का एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना और उस डिस्टॉर्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होना, इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। सो हम एक चीज लिख सकते हैं, दैट इज ड्यू टू पोलराइजेशन कोवेलेंट कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड। कोवेलेंट कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड in an ionic bond which can be explained by Fajans rule। समझ रहे आप इस चीज को? तो एक आयनिक बॉन्ड में जो कोवेलेंट कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं उनको हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, फजान्स रूल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है फजान्स रूल। उससे पहले आप ये सारी इंफॉर्मेशन कॉपी करें। चलिए, तो अब सीखते हैं। हमने ये देख लिया है कि पोलराइजेशन से क्या होता है, एक आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तब वो जो कोवेलेंट कैरेक्टर्स होंगे वो कम होंगे, ज्यादा होंगे, किस बॉन्ड में कम होंगे, किस बॉन्ड में ज्यादा होंगे, क्यों होंगे, ये सब हम लोग सीखने वाले हैं। तो अब हेड डालें नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। एक्चुअली यही फजान्स रूल है, वो फैक्टर्स जो पोलराइजेशन को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए, हमने एक चीज सीख ली है कि पोलराइजेशन से क्या हो रहा है, एक आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। सो आप सिंपल सी बात बोल सकते हैं, ड्यू टू पोलराइजेशन कोवेलेंट कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन एन आयनिक बॉन्ड। ठीक, तो पोलराइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। दूसरी चीज हम बोल सकते हैं कि ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन मोर विल बी द शेयरिंग of electrons and higher will be the covalent characters। तो आप ध्यान दें, पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर्स भी क्या होंगे, उतने ज्यादा। और कई केसेस ऐसे होते हैं कि बॉन्ड आपको देखने में लगेगा आयनिक, लेकिन वहां पोलराइजेशन इतना ज्यादा हो चुका होगा कि एक्चुअली उस बॉन्ड में कौन से कैरेक्टर्स होंगे, हाँ, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर्स होंगे। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। पोलराइजेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के अंदर हम लोग पहले तो बात कर लें कि क्या एक आयनिक बॉन्ड में बहुत ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर्स हो सकते हैं। आप देखेंगे कई आयनिक बॉन्ड प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होते हैं। देखते हैं कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। तो जो दो चीजें आपको देखनी होती है पोलराइजेशन के लिए, एक है पोलराइजेशन पावर। पोलराइजेशन पावर बेसिकली डिफाइन की जाएगी कैटायन के लिए। क्यों? क्योंकि यही तो पोलराइज कर रहा है। अगर कैटायन नहीं होता तो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ नहीं खींचता, अगर वो नहीं खींचता तो पोलराइजेशन नहीं होता। तो बेसिकली पोलराइजेशन पावर जो टर्म है वो डिफाइंड है कैटायन के लिए। कैटायन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल करेगा, उसकी पोलराइजेशन पावर क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। तो पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन बेसिकली क्या है, टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू पोलराइज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। सिंपल सी बात। दूसरी चीज, अगर हम ये देखें कि कैटायन की पोलराइजेशन पावर किस पर डिपेंड करी, तो आप खुद सोचो, ये कैटायन है,
ये एक एनायन है और उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कैटायन को खींचना है। तो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, कैटायन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा ये उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ उतना ही ज्यादा पुल करेगा। अगर दो कैटायन जिनका चार्ज सेम है तो सब कुछ डिपेंड करेगा साइज पर। क्यों? क्योंकि साइज जितना छोटा होगा उस कैटायन के ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या होती जाएगी, उतनी ही ज्यादा। आप सोचो, एक कैटायन इस पे +1 चार्ज है और एक ये कैटायन इस पर भी +1 चार्ज है। यहां पर चार्ज क्या होगा, इसकी पूरी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लेकिन क्योंकि इसकी सरफेस छोटी है तो इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। पर यूनिट एरिया यहां चार्ज ज्यादा आएगा जबकि यहां चार्ज क्या आएगा, कम। तो आप ध्यान रखें, किसी भी कैटायन के लिए अगर हमें पोलराइजेशन पावर देखनी है, पोलराइजेशन पावर, तो आप किसके बेसिस पर देखोगे, चार्ज अपॉन साइज के रेशियो पर। अगर चार्ज सेम है तब तो साइज पे डिपेंड करेगा, अदरवाइज आपको चार्ज बाय साइज रेशियो देखना होगा। इसको हम चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की पावर भी उतनी ज्यादा होगी, पोलराइजेशन भी उतना ही ज्यादा होगा और बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर्स क्या होंगे, उतने ही ज्यादा होंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? अब क्योंकि हम पोलराइजेशन पावर की बात कर रहे हैं तो हम लोग अलग अलग कैटायंस की पोलराइजेशन पावर को कंपेयर करने के तरीके भी सीख सकते हैं। तो आप देखें, स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑफ पोलराइजेशन पावर। ठीक है, अलग अलग कैटायंस की पोलराइजेशन पावर को हम यहां पर कंपेयर करना सीख रहे हैं। तो डिस्कस करते हैं कंपैरिजन ऑफ पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायंस को। इसमें कुछ केसेस हैं, पहले हम सबको अलग अलग डिस्कस करते हैं, फिर आप कंबाइंड एग्जांपल में भी देख सकते हो कि आसान होता है ना, बहुत आसान होता है। देखिए, जो सबसे पहला पार्ट है आपका, फर्स्ट, इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सेम, या फिर आपका कैटायन सेम ग्रुप का है, सिमिलर टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, तो इसने आपको बताया पोलराइजेशन पावर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप कंपेयर करो एल्कली मेटल्स Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस और Cs प्लस। आपको इन कैटायंस को पोलराइजेशन पावर के ऑर्डर में अरेंज करना है। बताओ ऑर्डर क्या बनेगा? तो Li प्लस Na प्लस K प्लस में सबसे छोटा कौन होता है? Li प्लस। चार्ज तो सब पर सेम है, सब कुछ साइज पर डिपेंड करेगा, जिसका साइज सबसे छोटा उसकी पोलराइजेशन पावर क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस, सिंपल। इसी तरह आप एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में चले जाओ तो Be2 प्लस की पोलराइजेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। फिर आपके पास कौन आएगा, Mg2 प्लस, फिर कौन आएगा, Ca2 प्लस, फिर आएगा Sr2 प्लस और फिर आएगा Ba2 प्लस आएगा। तो इस तरह से इनके अंदर अगर आप देखें तो ये इनका ऑर्डर बनेगा। तो आप ध्यान से देखें, इसी वजह से क्या होता है, Be2 प्लस, बी की पोलराइजेशन पावर क्या होती है, इन सारी मेटल्स में सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए बेरिलियम के मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आपको कोवेलेंट मिलेंगे। जब हम एस ब्लॉक पढ़ेंगे वहां पर हम देखेंगे कि बेरिलियम के मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट। हम पिछले भी पार्ट में देख चुके हैं, BF2, BCl2 ये सब प्रीडोमिनेंटली कैसे होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी पोलराइजेशन पावर क्या होती है, ज्यादा। आप चाहते लिख भी सकते हैं कि ड्यू टू हाई पोलराइजेशन पावर ऑफ बेरिलियम या Be2 प्लस, all of its compounds are predominantly कोवेलेंट इन नेचर। तो इसकी पोलराइजेशन पावर है ही इतनी ज्यादा कि इसकी मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स क्या होते हैं, नेचर में कोवेलेंट। इवन BeF2, फ्लोरीन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्टिल BeF2 क्या होता है, नेचर में इट इज प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट।
बाकी BCl2, BBr2, Bi2 ये सब तो आपके प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होंगे ही होंगे। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो सारा खेल है पोलराइजेशन पावर का। अब आप देखें, एक और एग्जांपल देखें हम इसी के अंदर। मैं आपसे पूछूं Na+, Mg2+ और Al3+, सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम है। बताओ पोलराइजेशन पावर का ऑर्डर क्या होगा? तो जिस पर चार्ज ज्यादा और साइज कम, तो देखो लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज भी डिक्रीज हो रहा है और इसके साथ साथ इसके ऊपर चार्ज भी बढ़ रहा है। तो उस केस में भी क्या होगा आपके पास, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे पोलराइजेशन पावर बढ़ती जाएगी। तो NaCl, MgCl2, AlCl3 में अगर मैं देखूं तो देखो कोवेलेंट कैरेक्टर्स का ऑर्डर क्या होगा? AlCl3 में मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे, इसीलिए NaCl और MgCl2 तो प्रीडोमिनेंटली कैसे होते हैं? आयनिक, जबकि AlCl3 जो है वो आपका प्रीडोमिनेंटली कैसा होता है? कोवेलेंट। तो ऑल्दो एल्यूमिनियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए, लेकिन पोलराइजेशन की वजह से ये प्रीडोमिनेंटली कैसा होता है? कोवेलेंट। और इसीलिए आपने देखा था कि कोवेलेंट कैरेक्टर्स को फॉलो करते हुए, याद है ब्रिज बॉन्डिंग, इस तरह का डाइमर फॉर्म करता है, जबकि MgCl2, NaCl ऐसे कोई डाइमर फॉर्म नहीं करते हैं। यहां पर एक क्लोरीन एल्यूमिनियम के बीच में क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी फॉर्म होता है। तो ये इसके कोवेलेंट नेचर को सपोर्ट भी कर रहा है। पोलराइजेशन की वजह से AlCl3 में प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट नेचर आए और उसी वजह से उसने यहां पर क्या फॉर्म किया है? डाइमर फॉर्म किया है। बोलो समझ में आ रहा है? चलिए ऐसे ही देखें आप, एक और जगह पर आपको चार्ज यूज करना पड़ सकता है, दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो जितने भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक कैटायंस होते हैं उनके अंदर भी आप पोलराइजेशन पावर को क्या कह सकते हो? डायरेक्टली चार्ज से रिप्रेजेंट कर। जैसे आपके सामने ये एग्जांपल है Na+, Mg2+, Al3+। तो देखें Na+, Mg2+ और Al3+, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो कभी अगर आपके पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक कैटायंस आ जाएं तो उनके अंदर भी आप चार्ज से डिसाइड कर सकते हो, जिसका चार्ज सबसे ज्यादा उसकी पोलराइजेशन पावर भी क्या होगी? सबसे ज्यादा, और उसके कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर्स भी क्या होंगे? सबसे ज्यादा होंगे। बोलो समझ में आ रहा है? तो ये तो बात हुई आपके एक सेम टाइप के कॉन्फिगरेशन के जो कैटायंस हैं तो उनके अंदर आप कैसे पोलराइजेशन पावर डिसाइड करते हो। बोलो कर सकते हैं। चलिए कॉपी करें, फिर हम मूव करते हैं अगले पार्ट के ऊपर। इसके अंदर हम चाहें तो ठीक है, वो केस हम आगे कवर कर लेंगे। तो अभी आप यही केस कवर करें, फिर इसके बाद हम मूव करते हैं दूसरे टाइप। जब आपको अभी तो देखो ध्यान से देखो तो एस ब्लॉक के ही हैं, जब पी ब्लॉक, डी ब्लॉक सब आ जाएंगे तब आपको कैसे कंपेयर करना होगा, तो वो हम लोग यहां पर फिर डिस्कस करते हैं। फिर देखो इसी में सेकंड केस कि जो आपका कैटायन है उसके ऊपर चार्ज सेम हो। इफ चार्ज इज सेम बट कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट, तब आप कैसे डिसाइड करोगे कि पोलराइजेशन पावर किसकी कम है और किसकी ज्यादा है। तो आप यहां पर देखें, फिर सब कुछ डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया था, आपके पास एक कैटायंस तो होते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले। तो मेनली आपके पास यहां दो तरह के कॉन्फ़िगरेशंस चलते हैं। एक जिसे हम बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोलते हैं? स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और जो दूसरा टाइप होता है आपके पास उसे हम बोलते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ये वो कैटायंस होते हैं, कैटायंस हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो 18 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया था। ऐसे ही इनर्ट गैस में आपको पहले समझ चुका हूं, जिनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनके अंदर कौन कौन काउंट होते हैं? देखें, सारे एस ब्लॉक कैटायंस एंड पी ब्लॉक कैटायंस अप टू थर्ड पीरियड, क्योंकि फोर्थ पीरियड ऑनवर्ड्स उनके अंदर भी क्या होते हैं?
18 इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि 3D कंप्लीट हो चुका होता है। तो 3D 4D 5D की वजह से उनके अंदर भी क्या हो जाते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, तो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन में कौन से होंगे आपके, इन जनरल डी ब्लॉक कैटायंस होंगे, पर उनमें भी सारे नहीं होते हैं। जैसे स्कैंडियम वगैरह को आप छोड़ दो तो उनमें अलग आता है केस, है ना, लेकिन फिर भी इन जनरल डी ब्लॉक मेटल कैटायंस एंड पी ब्लॉक फ्रॉम फोर्थ पीरियड। खैर आपको रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको आता है, आप किसी भी टाइम इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मान लो आपके पास है फास्फोरस P5+, ठीक है, तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, फास्फोरस होता है 3s2 3p6। तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब फास्फोरस जब 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए थे, 5 के 5 गायब। अब बताओ आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, सेकंड शेल। तो 6 + 2 टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8, यानी ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला कैटायन है। इसी तरह आप यहां पर और एग्जांपल्स देख सकते हैं, और एग्जांपल्स की मैं आपसे बात करूं, Na+ हो गया, S ब्लॉक का कैटायंस डालो, है ना, Mg2+ हो गया, आपके पास Al3+ हो गया, इधर आप आ जाओ, B2+ को छोड़ दो, उसमें 2 ही होता है ना, Ca2+ हो गया और K+ हो गया। ये सब आपके वो कैटायंस हैं जो कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को होल्ड करते हैं। जबकि यहां अगर हम बात करें, जैसे आपके पास हो गया Zn2+, जैसे हो गया Cd2+, Hg2+, मैं आपसे बात करूं अबाउट लेट्स से Au+, है ना, Ag+, ये सब आपके वो कैटायंस हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। इसी के अंदर आप काउंट कर सकते हो इवन Pb2+ को भी, है ना। Pb में आप आओगे ना तो क्वेश्चन क्या होता है, NH2NP2 कार्बन वाले ग्रुप का है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गए, है ना, तो Pb+4, ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो अब आप देखो Pb का कॉन्स्टेंट था आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड है 6s2 6p6। तो उससे पहले क्या हो चुका होगा, 6s से पहले आपका 5d फिल हो चुका होगा, 5p फिल हो चुका होगा, 5s फिल हो चुका होगा। तो 6 + 2 8 + 10 18। ये भी आपके इस कैटायन के आउटर मोस्ट शेल में भी क्या होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस तरह से सॉरी गले में किचकिच है ना, विक्स की गोली लो और किचकिच दूर करो, है नहीं अभी, वैसे लेनी नहीं चाहिए, उससे गला और जाम हो जाता है। उसके अंदर ना मेंथोल होता है, तो अगर आपको जुकाम होगा भी और आप विक्स की गोली जल्दी से खा लेते हो, इन जनरल नहीं खानी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, अपने आप ठीक होता है ना, डॉक्टर बन गया मैं। खैर छोड़े, यहां पर है तो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब आप देखो जिनके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका क्या होगा, जब 18 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में है तो ऑब्वियसली उनके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होंगे, ज्यादा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होने की वजह से इनका Z इफेक्टिव क्या होता है, ज्यादा। Z इफेक्टिव ज्यादा है तो बताओ पोलराइजेशन पावर भी क्या होगी, ज्यादा। तो दे हैव रिलेटिवली मोर पोलराइजेशन पावर है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो स्यूडो इनर्ट गैस वाले कैटायंस हैं उनकी पोलराइजेशन पावर हमेशा क्या होगी, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन से ज्यादा ही होगी। तो कभी भी आपके पास ऐसा केस बनता है कि एक कंपाउंड के अंदर एक कैटायन है लेट्स से डी ब्लॉक का और एक कैटायन है एस ब्लॉक का, तो आपको सोचना ही नहीं है, हमेशा डी ब्लॉक वाले कैटायन की 18 इलेक्ट्रॉन स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन की पोलराइजेशन पावर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन से ज्यादा ही होगी, सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब मैं आपसे पूछूं CuCl और NaCl बताओ किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली CuCl में कोवेलेंट कैरेक्टर्स क्या होंगे, ज्यादा। Cu+, Na+, ये डी ब्लॉक कैटायन है, इसके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा। तो अगर आप कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर देखो तो वो क्या होगा, Cu+ में Na+ से हमेशा क्या होगा, ज्यादा। ऐसे आप देखो पोलराइजेशन पावर देख लेता हूं मान लो मैं, तो पोलराइजेशन पावर Zn2+ की बताओ Ca2+ से क्या आएगी, ज्यादा, क्योंकि ये कौन सा है, स्यूडो इनर्ट गैस, ये पिग है ना, और ये इग है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन।
तो वैलेंस शेल में 80 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा, तो पोलराइजेशन पावर भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ रहे हैं? कई बार आपके पास कैटायंस आते हैं नॉन स्यूडो इनर्ट गैस, हाँ जी, जैसे ये वाला, ये स्यूडो इनर्ट गैस नहीं है तो इसको हम एक और नाम दे सकते हैं नॉन पिग, मतलब नॉन स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो आप उनका भी ऑर्डर अरेंज कर सकते हो, ठीक है। जो नॉन इनर्ट गैस वाले हैं उनमें इलेक्ट्रॉन 18 से कम होंगे, लेकिन 8 से तो ज़्यादा ही होंगे। तो जो एक्चुअल ऑर्डर बनेगा वो ये बनता है कि सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन पावर होती है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायंस की, फिर नंबर आता है नॉन स्यूडो इनर्ट गैस, और सबसे बाद में नंबर किसका आता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आप ध्यान रखें, जब आपके कैटायंस अलग अलग ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हो तो इस तरह से आप उनके पोलराइजेशन पावर को क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, और जिसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर्स भी क्या होंगे, ज़्यादा। समझ रहे इस बात को? चलिए, तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे रोकता हूं। अभी एक और टाइप है, एक और तरीका है, एक और टाइप ऑफ कैटेगरी है जिससे आप कैटायंस की पोलराइजेशन पावर को कंपेयर कर सकते हो। लेकिन आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको 2 केसेस बता दिए हैं जिनसे आप कैटायंस की पोलराइजेशन पावर को कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे तीसरे फैक्टर की, फिर हम बात करेंगे एनायंस की पोलराइजेबिलिटी की, कि हाँ एनायंस कितनी आसानी से पोलराइज हो सकते हैं, और फिर समझेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फजांस रूल, कि फजांस रूल के एप्लीकेशन से हम कंपाउंड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।